हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ का ये लेक्चर नंबर 4 है। एक लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने आपको एमओए और एओए के बारे में बताया था, अच्छे से समझाया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक केस स्टडी करने वाले हैं, एक केस लॉ पढ़ने वाले हैं एमओए से रिलेटेड। और ये जो केस लॉ है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार इसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चन आता है, तो अच्छा है, बढ़िया है और बहुत ईजी भी है, तो समझिएगा इसको। सबसे पहले बात करते हैं एमओए। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में बोलते हैं इसको पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम, लेकिन शॉर्ट में आप इसको एमओए के तौर पर याद रख सकते हैं, ठीक है। एमओए के अंदर बहुत सारे क्लोजेस थे, लायबिलिटी क्लोज था, है ना, कैपिटल क्लोज था, नेम क्लोज था, तो इसमें एक क्लोज था ऑब्जेक्टिव क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी के उद्देश्य होते हैं, भाई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आप क्यों करवा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स यहां लिखे हुए होते हैं कि भैया आप कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये कंपनी क्या क्या काम करेगी, वो सारे इस ऑब्जेक्टिव क्लोज में लिखे हुए होते हैं। हमारा जो आज का केस लॉ है वो इस ऑब्जेक्टिव क्लोज से रिलेटेड है। ये जो एमओए के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्लोज होते हैं इससे रिलेटेड है। तो हमारा जो केस लॉ है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ना, ये केस लॉ है, एक तरह का केस लॉ। देखो कानून दो तरह के होते हैं, थोड़ा सा ये भी समझिए तो ये अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ कहानी बता दी तो एग्जाम में लिखोगे क्या, ठीक है। तो केस लॉ जो होते हैं ना, या लॉ यानी कि जो कानून होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जो एक्ट बन के आता है, कानून बन के आता है ना, पार्लियामेंट के अंदर वो केस बन के लॉ पूरा कानून बन के आता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, ओके, कानून बने हुए हैं। एक वो होता है जिसमें क्या होता है, कोर्ट डिसीजन दे देता है ना। कोई विवाद हो गया और उसके बाद कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने किसी के ऊपर उसके ऊपर जो डिसीजन दे दिया, अब कोर्ट अगर डिसीजन दे देता है ना तो वो केस लॉ बन जाता है। फिर उसी तरीके के कोई भी केस, उसी तरीके के कोई भी विवाद फ्यूचर में होते हैं तो उसके ऊपर कोर्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो बोलता है भाई देखो ऐसा का ऐसा पहले से एक केस आया था, उसके ऊपर जो डिसीजन दिया हुआ है वही सेम अप्लाई कर दो। तो इसको बोलते हैं केस लॉ, यानी कि एक बार डिसीजन आ गया किसी के ऊपर, वो लॉ बन गया, केस लॉ बन गया, केस स्टडी बन गया, अब वैसे सभी मामलों पर वही डिसीजन अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर एक डिसीजन दिया गया केस लॉ के अंदर, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये क्या है, मैं इसकी पूरी कहानी पे आऊंगा, लेकिन ये रूल कहता क्या है। अगर 2 नंबर में पूछ लेंगे तो क्या पूरा वो केस लॉ, पूरा केस स्टडी पूरी समझेंगे क्या? नहीं। ये है क्या? तो ये लॉ ये कहता है कि कोई भी कंपनी, ये केस लॉ बोलता है कि कोई भी कंपनी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर जो उसके उद्देश्य लिखे होते हैं, कोई भी कंपनी अपने इन उद्देश्यों से बाहर जाकर कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनी इन उद्देश्यों से बाहर जाकर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर देती है या कोई भी एग्रीमेंट कर देती है, कोई भी काम कर देती है, ऐसा काम कर देती है जिसकी परमिशन ऑब्जेक्टिव क्लोज हमें नहीं देता, है ना, कंपनी यहां पर नहीं बोलती उस काम को करने के बारे में, आप कोई ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब व्यर्थ हो जाएगा, यानी कि कंपनी जो है उसके लिए बाध्य नहीं होगी, कंपनी की कोई बाध्यता नहीं होगी, कंपनी उस एग्रीमेंट के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा। अब उस एग्रीमेंट से अगर सामने वाले को लॉस हो रहा है तो हो, अगर उस एग्रीमेंट से सामने वाले को नुकसान हो रहा है तो हो, कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं है। अब आप बोलोगे सर फिर कंपनी ने अगर ऑब्जेक्टिव थे ही नहीं तो कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों? वही तो खास बात है इस केस लॉ की। इसीलिए मैंने पहले बोला था एमओए जब करवाया था कि एमओए जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी और पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक यानी कि कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के साथ में जब भी कोई भी एग्रीमेंट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उनसे इतना ही कहना है कि आप भैया ये एमओए को अच्छे से पढ़ लो और एमओए के अंदर ऑब्जेक्टिव क्लोज को अच्छे से पढ़ लो
कि कौन कौन से काम कंपनी कर सकती है, कौन कौन से एग्रीमेंट कर सकती है। अगर आपने इससे बाहर का कोई एग्रीमेंट कंपनी के साथ कर दिया तो भैया आप नुकसान में रहोगे, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी, भले ही कंपनी वो एग्रीमेंट कर दे। तो इसीलिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पढ़ो वहां पर जाके। और अगर वो ऑब्जेक्टिव क्लोज में कोई ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा काम लिखा हुआ है और उसके ऊपर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो ही कंपनी लायबल होगी, वरना कंपनी उसके लिए जो है लायबल नहीं होगी। लायबल होगी भी कैसे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खुद ही व्यर्थ है, वॉइड है। ओके, नुल हो जाएगा वो, वॉइड एमनेशियो हो जाएगा वो। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम इस केस के ऊपर। ये केस कब आया? ये केस का डिसीजन आया था 1878 के अंदर, 1878 के अंदर ये डिसीजन आया था, जो केस लॉ में बता रहा हूं। 1878 के अंदर ये केस आया था और ये था एस्बरी रेलवे। बहुत फेमस है ये, कई बार क्वेश्चन आता है इसका ऊपर। एस्बरी रेलवे कैरिज एंड आयरन वर्सेस कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिस्से बोलते हैं, कुछ लोग रिच्चे भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दो कंपनियां हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट जो था वो ऑब्जेक्टिव क्लोज के काम के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्लोज में उस काम के बारे में नहीं लिखा हुआ था, तो वो एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया था। तो इन दोनों ये केस स्टडी, तो इसके ऊपर केस जो डिसीजन आया वो तो 1878 के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा सा पहले चलते हैं। बात है 1865 के आसपास की। उस टाइम क्या हुआ? दो कंपनी, एक तो एस्बरी रेलवे, ये है एस्बरी रेलवे। ठीक है, एक कंपनी है, मैं पूरा नाम लिख के पूरा इतना लिख देता हूं, एस्बरी रेलवे लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्लोज है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था पहले वो समझिए। ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर, इसके ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर लिखा हुआ था कि ये कंपनी कौन कौन से काम कर सकती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्लोज में लिखा हुआ था कि ये कंपनी जो है क्या क्या काम कर सकती है। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। ये है कि मेक बना सकती हैं, सेल कर सकती हैं, लैंड कर सकती हैं, हायर कर सकती हैं रेलवे पार्ट्स, रेलवे प्लांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। ठीक है, और इसके अलावा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये काम कर सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियर से रिलेटेड, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। बस ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इससे रिलेटेड ही इशू उत्पन्न हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब मैं इसका, ये आप भले याद कर लेना, लेकिन इसका मतलब क्या है? कंपनी जो है वो रेलवे नहीं होती है, जो डब्बे होते हैं रेल के, है ना, उनको बनाने का, उनको मेंटेन करने का, और इससे रिलेटेड सारा का सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करती थी। ओके, अब क्या हुआ? एक गवर्नमेंट आई बीच में, बेल्जियम गवर्नमेंट की एंट्री होती है यहाँ पर। बेल्जियम गवर्नमेंट एंट्री ने बोला, बेल्जियम गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बोला कि उनको एक रेलवे लाइन बिछवानी है। क्या बिछवानी है? रेलवे लाइन। बेल्जियम के अंदर क्या बिछवानी है? रेलवे लाइन बिछानी है। वो कंपनी चाहती है कि बेल्जियम के अंदर रेलवे लाइन बिछाए, और इसके लिए ये कंपनी क्या करती है? एस्बरी रेलवे से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि आप हमारे लिए रेलवे लाइन बिछाइए। एस्बरी रेलवे बोलती है भाई साहब हमारे पास समय नहीं, हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट और पड़े हैं, हम आपका अगर ये काम ले भी लेंगे तो उसको समय पे कर नहीं पाएंगे। बट फिर ये क्या करती है? एस्बरी रेलवे जो है ये बोलती है, एक और पार्टी यहां पर इन्वॉल्व होती है, उसका नाम है रिचे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि हमारे बीच में नहीं आए। ठीक है, वो यहां आती है दूसरी कंपनी जिसका नाम है रिचे, या रिसे भी बोलते हैं, रिचे। ठीक है, इसने बोला, एस्बरी रेलवे ने, ऐसा करो रिचे आप कर लो, आपके पास समय है बहुत सारा, ये काम आप कर लो। यानी कि बेल्जियम गवर्नमेंट के लिए जो रेलवे लाइन बिछाने का काम है, रेलवे लाइन बिछाने का काम है, वो रिचे ने को दे दिया गया। यानी कि रिचे ने बोला चलो ठीक है, मैं रेलवे लाइन का काम कर दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्टर था, उसने बोला ठीक है मैं रेलवे लाइन का काम कर दूंगा। पर इसने बोला यार इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर एस्बरी रेलवे ने बोला कि इसके लिए मैं आपको फाइनेंस कर दूं,
फाइनेंस मतलब एक तरह का आपको लोन प्रोवाइड करा दूंगी। अब सिंपली देखिए तो क्या है, एसबरी रेलवे बोल रही है रिचे को कि मैं तुमको लोन दे दूंगी, तुम उससे रेलवे लाइन बना लेना उस पैसों से, और बाद में जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये रेलवे लाइन किसकी हो जाएगी, बेल्जियम गवर्नमेंट की, और बेल्जियम गवर्नमेंट तुमको पैसा दे देगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। लेकिन हुआ क्या पता है, हुआ ये कि थोड़े टाइम बाद में जब एसबरी रेलवे के शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई तो उसमें पता चला कि कंपनी ने जो ये फाइनेंस किया है रिचे को, हाँ ये इसके ऑब्जेक्टिव क्लोज से बाहर है, कंपनी की सीमाओं से बाहर है। ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर फाइनेंस करना कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। देखो ये तो बस ये चीजें बनाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करती है, रेलवे प्लांट्स का काम करती है, लेकिन फाइनेंस का तो काम है ही नहीं, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। अगर ये फाइनेंस का काम कर ही नहीं सकती, ऑब्जेक्टिव क्लोज से बाहर है, तो फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो एग्रीमेंट है, कौन सा वाला, ये वाला फाइनेंस वाला एग्रीमेंट है जो रिचे और एसबरी रेलवे के बीच में हुआ, वो इनके शेयर होल्डर्स ने पहले बोला कि ये एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया, यानी कि व्यर्थ हो गया। इस बेचारे ने तो रेलवे लाइन बिछाने का काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसने फाइनेंस दिया ही नहीं, पैसा दिया ही नहीं कि हम फाइनेंस नहीं करेंगे, और इसने तो काम स्टार्ट कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट इस बेल्जियम गवर्नमेंट से ले भी लिया, लेकिन यहां पर हाथ पीछे खींच दिए, भाई हम फाइनेंस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शेयर होल्डर ने मना किया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्लोज में कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, हमारे एमओए के अंदर कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, और एमओए के अंदर जो काम नहीं लिखा होता है उसका कोई भी एग्रीमेंट होता है वॉइड होता है, व्यर्थ होता है। अब रिचे कहां मानने वाला था, गया कोर्ट, और दोनों कंपनियां पहुंच गई कोर्ट, रिचे और एसबरी रेलवे। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एमओए के ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर नहीं लिखा हुआ है, वो काम कंपनी नहीं कर सकती। तो कंपनी की ऑब्जेक्टिव में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी फाइनेंस देने का काम कर सकती है, इसलिए बिल्कुल सही है, ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है, और आपको जो नुकसान हुआ वो आपको खुद को ही भरपाई करनी पड़ेगी। उस नुकसान का कंपनसेशन आपको एसबरी रेलवे कंपनी नहीं देगी और न ही आपको वो फाइनेंस देगी, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है, ये व्यर्थ है। अब रिचे यहां फंस गया, तो फंस गया तो कोर्ट ने बोला भाई साहब आपको ऑब्जेक्टिव क्लोज पढ़ने चाहिए थे, क्योंकि ये एमओए जो होता है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, तो आपने एग्रीमेंट किया ही क्यों। और सारे शेयर होल्डर चाहे तो भी, शेयर होल्डर सारे चाहे यानी कि शेयर होल्डर किस कंपनी के, एसबरी रेलवे कंपनी के शेयर होल्डर चाहे तो भी इस एग्रीमेंट को वो वैलिड नहीं डिसाइड कर सकते, वो वैलिड नहीं कर सकते, भले ही वोटिंग पूरी दे दे तो 100% वोटिंग हो जाए तो भी ये ऐसा एग्रीमेंट वॉइड रहेगा जो ऑब्जेक्टिव क्लोज से बाहर हो। यही है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ओके, सो किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लोज में जो काम लिखे हुए हैं केवल कंपनी वही कर सकती है, और उससे बाहर अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं है, कंपनी की उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। हाँ, अभी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अब क्या हुआ है, एक चीज और आई है कि अब अगर शेयर होल्डर चाहें तो इस एग्रीमेंट को तो वैलिड नहीं कर सकते जो ऑब्जेक्टिव क्लोज से बाहर है, लेकिन अब अगर ये नोट वाली बात है, क्योंकि अब ये सिद्धांत जो है वो बना हुआ है, इसको भी जो है इसके अंदर भी लूप होल्स आ गए हैं। वो क्या है कि अब अगर कंपनी चाहे तो अपने ऑब्जेक्टिव क्लोज में क्या कर सकती है, पहले नहीं कर सकती थी, अब कर सकती है चेंज। और वो कैसे कर सकती है, एसआर पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। कंपनी इसको वैलिड तो नहीं कर सकती एग्रीमेंट को, ऑब्जेक्टिव क्लोज से जो बाहर है उसको वैलिड तो नहीं कर सकती, बट एसआर पास करा के वो परिवर्तन कर सकती है किसमें, ऑब्जेक्टिव क्लोज में, यानी कि वो डाल सकती है यहां पर फाइनेंस लेने वाला। लेकिन उस टाइम तो नहीं हुआ, ये तो अभी कंपनीज एक्ट 2013 से हुआ है, इसके बारे में मैंने बताया भी था, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐसा हुआ है। तो ये पूरा केस स्टडी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी जो भी बुक है उसमें इस केस को पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो अच्छा था, ठीक है, कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एओए से रिलेटेड एक रूल केस लॉ लेके आएंगे जिसका नाम है इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से, ठीक है। सो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों की हेल्प होती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।